नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं दूध का मूल्य 50 रुपये है, तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा जल्दी बताइएगा। 240, 250, 230, कोई नहीं है तो आप लोग अंगुरी पर बता दिए होंगे। 1 लीटर का मूल्य कितना है 50, 5 लीटर का मूल्य कितना, तो 5 गुने 50, 250। ठीक है, राइट आंसर बी। आप लोगों का भी आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। यदि राहुल ने 2 दर्जन केला 80 रुपये में खरीदा, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा। यदि राहुल ने 2 दर्जन केला 80 रुपये में खरीदा तो 30 केला खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा बताइए। ठीक है, 30 केला खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा। 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया। कितने लोगों से बना जल्दी कीजिएगा, देखते हैं आप लोग का आंसर। 2 दर्जन मतलब कितना केला बताइए। 2 दर्जन मतलब 24 केला। 24 केला के लिए कितना दिया, 80 रुपया। ठीक है, 1 केला के लिए कितना देगा बताइए। 1 केला के लिए हो गया 80/24। ठीक है, उसको 30 केला लेना था, तो 30 केला के लिए कितना हो जाएगा 80/24। इसमें 30 से गुना कर देंगे हम। ठीक है, अब काटते हैं हम यहाँ पे, तो 6 चौके 24, 6 पचे 30 होता है। 4 से ये कितना हो गया बताइएगा। 4 से ये कितना होगा, 4 से कटेगा, 4 पचे 20 हो गया। ठीक है, 4 पचे यहाँ पे कितना, 4 से कटेगा। 1 मिनट एक बार देख लेते हैं इसको हम लोग। आपका कितना आ रहा था 24, 80/24 ना, इसको हल करते हैं और गुने हो गया 30। ठीक है, आपका 6 से जाएगा, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30 और 4 से कटेगा। 4 से 20 बार में 80, 20 पच्चे 100, यानी 100 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे सॉल्यूशन किया हुआ है। अगला है 4/5 का मान प्रतिशत में बतावें। 4/5 का मान प्रतिशत बतावें। 4/5 प्रतिशत 60, 70 या 80। ठीक है, देखिए ये किस में है, भिन्न में है। ठीक है, भिन्न में है। अगर भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं बताइएगा आप सभी कोई। 100 से गुना करते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुना कर दीजिएगा। 5 से कितना बार कटेगा, 20 बार में, यानी 20 चौके कितना हो गया 80, यानी राइट आंसर होगा 80%, डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9/10 को प्रतिशत में बदलें। 9/10 को प्रतिशत में बदलें। 90, 80, 70 या 40। ठीक है, 9/10 को प्रतिशत बदलेंगे तो 9/10 और इसको कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 10 दही हम कितना हो जाएगा 100 और 9 दही हम कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 90% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए आपको बनाया हुआ है, बाकी यहाँ पे बनाया हुआ है, आप सभी बना लीजिएगा। क्लियर। 40 बच्चों की कक्षा में 24 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसी तरह से देता है। टोटल बच्चा तो आपको दे दिया है। ठीक है, टोटल बच्चा आपको दे दिया है और लड़की कितनी है 24 है। तो अब बताइए लड़कों का प्रतिशत बताना है। तो किसी का भी प्रतिशत जब भी बताना रहता है तो लड़कों का पूछ रहा है तो उसका संख्या होगा और बट्टे में क्या होता है कुल संख्या। बट्टे में क्या होता है कुल संख्या और इंटू होता है 100। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे 40 बच्चों कक्षा में 24 लड़कियाँ, लड़कों का प्रतिशत, तो लड़कों का संख्या निकालना होगा ना। तो 40 में 24 लड़कियां हैं तो लड़का कितना हो गया, तो 40 में से 24 घटा दीजिए, कितना हो गया बताइए 16 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 16। अब इसमें किसका बताना है, लड़कों का प्रतिशत बताना है। लड़कों का प्रतिशत मतलब लड़कों का संख्या बट्टे कुल संख्या और इंटू हो जाता है
100। ठीक है, 100 से 400 कितने बार में चल गया? 4 बार में। अब 4 चौके कितना हो जाएगा? 16, 4%। ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ पर है लड़कों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 40% हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बना हुआ है, नीचे बना हुआ भी है। ठीक है, लड़का प्लस लड़की मिला के 40 है। लड़का प्लस यहाँ पर लड़की, तो 24 में से 40 घटा दिए तो लड़का का संख्या आ गया 16। लड़का का प्रतिशत निकालना है तो हम बोलबे कि लड़का का संख्या निकाल लीजिए बटे कुल संख्या इंटू 100। तो 16/40 गुने कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, यहाँ से एक 0 0 कट गया, 4 से 4 चौके 16 और यहाँ 10 बचा, 4 4 40 हो गया। ठीक है, 40% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी का भी प्रतिशत निकालना होगा, लड़का दिया है लड़की के निकालना है, लड़की दिया है लड़का के निकालना है, कुछ नहीं करना है, या कोई सब्जेक्ट का निकालना है तो उसकी संख्या यानी प्राप्तांक उसमें जो आया है उसकी संख्या बट्टे क्या कर दीजिएगा? कुल संख्या नीचे कर दीजिएगा, जो भी कुल संख्या होगा और इंटू 100 कर दिएगा, उसमें निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न इसी पर अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 25 कलमों के समूह में 10 कलम नीला लिखता है। ठीक है, शेष काले रंग के लिखते हैं, काले रंग में लिखने वाले कलम का प्रतिशत बताना है। ठीक है, टोटल 25 को पेन है जिसमें 10 को कलम नीला लिखता है, शेष काला लिखता है। तो 25 में से 10 घटा दो, पता चल जाएगा काले रंग वाले का वो पेन है। तो काले रंग का पेन कितना होगा बताइए? 25 में से 10 चल गया यानी 15 हुआ। ठीक है, काले रंग का, और काले रंग का प्रतिशत निकालना है तो कोई बात नहीं है। तो काले रंग की संख्या हो गया 15। ठीक है, कितना हो गया? 15 बट्टे टोटल क्या गो है? 25 गो है। तो 25 और इंटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 25 चौके हो गया 100 और 15 चौके हो गया 60% हो गया। राइट आंसर यही होगा। 60% किस में है? डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी नीचे देखिए बना हुआ है कुल कलमों का समूह, यानी नीला और काला मिला के 25 को था, जिसमें नीला 10 हो गया तो नीला प्लस काला बराबर 25। अब काला बराबर क्या होगा? तो जो जोड़ में है वो दाहिने तरफ जाएगा, घटाव में जो गुना में रहता है वो जाता है भाग में, जो भाग में रहता है वो जाता है गुना में। जब बॉर्डर हम लोग चेंज करते हैं बराबर के आर पर जाते हैं। ठीक है, तो काला का हो गया 25 माइनस 10 यानी 15 हो गया। ठीक है, अब काला रंग लिखने वाला का प्रतिशत कितना हो जाएगा बताइए? तो काला रंग के पेन की संख्या 15, कुल पेन कितना था? 25 इंटू 100, 25 चौके 100, 15 चौके 60, राइट आंसर 60%। ठीक है, चलिए इसमें कौन एक पदी व्यंजक है? 2xy + 1, x + y, 2x + 2, x + 3, ये सब द्विपदी व्यंजक है। ठीक है, द्विपदी व्यंजक है। एक पदी का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद रहे, जैसे ax रहे या 2x रहे ना, या 2y रहे या 5z रहे, तो ये सब एक पदी व्यंजक होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन एक पदी व्यंजक है? 2xy + 1 ये भी नहीं है, x + y ये भी नहीं है, 2x + 2 ये भी नहीं है, x + 3 ये भी नहीं है, यानी राइट आंसर ई कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्यों नहीं हुआ? जिसमें केवल एक ही बीजीय व्यंजक रहता है उसे एक पदी व्यंजक कहा जाता है, जैसे xy, 2x, 3ab, 5b, bc। ठीक है, चलिए इसमें कौन द्विपद है? इसमें कौन द्विपद है? 2x + 3, 2x, 2xy + 5x + 5, 2 + 3। ठीक है, कौन द्विपद है? तो ये तो द्विपद नहीं है क्योंकि इसमें किसी के साथ चर राशि नहीं लगा हुआ, इसलिए ये तो कैंसिल हो गया। और कौन इसमें द्विपद? द्विपद में 2 पद थी तो 3 हो गया, अभी कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया? सिंगल हो गया, अभी कैंसिल हो गया। 2x + 3 डबल है, ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, डबल है बिल्कुल सही हो गया, द्विपद हो गया, 2 पद हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसमें 2 पद रहते हैं कम से कम एक चर राशि व्यंजक के रूप में जरूर जुड़ा रहा हो तभी वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 500 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दर। ठीक है, 500 रुपये यानी मूलधन कितना दिया है बताइए? 5,000 रुपये है मूलधन, और आर कितना है बताइए? 20% है, और कितना है? समय कितना है? 3 वर्ष है, 3 वर्ष साधारण ब्याज निकालो। ठीक है, तो साधारण ब्याज जिसको हम लोग एसआई कहते हैं, एसआई बराबर क्या होता है? P × R × T/100, इतना ही लोग लिखते हैं। ठीक है, P कितना है बताइए आपका? 5,000, R कितना है? 20, और T कितना है? तो T नहीं है। ठीक है, कि दर से 3 वर्ष, T 3 वर्ष दिया हुआ तो 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 लिख देंगे, और बटे क्या हो? साधारण मूलधन गुने समय गुने दर, और बट्टा में कर देंगे 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, तो क्या बचा हमारे लोग के पास? 50 दूनी 1000। ठीक है, 50 × 20 करेंगे तो कितना आ गया बताइए? 5 दूनी 10, 1000,
और 1000 गुने 3 यानी 3000। ठीक है, तो 3000 किस में है? बी में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बना लीजिएगा, सबका बन जाएगा, सबका बना हुआ है, सब कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, साधारण ब्याज SI बराबर P गुने R गुने T/100 होता है, गुने T/100 होता है। अब हम लोग के नज़र में है कि P कितना है, तो P 800 है, P 800 है, P गुने R कितना है? ब्याज की दर से 10%, तो ये है P गुने R गुने T कितना है? 2 और बट्टे कितना हो गया? 100। ठीक है, तो P गुने R गुने T/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब नहीं जाएगा, तो 8 दही हम कितना हो गया? 8 दूनी 16 हो गया ना, और ये 10 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160। 160 किस में है बताइए? 160 है ए में है, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा। रमेश ने एक पंप 2500 में खरीदा, 2500 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 150 खर्च करके उसे 3000 बेच दिया, उसका लाभ हानि बताइए। ठीक है, रमेश एक पंप 2500 में खरीदा था, पंप 2500 में, और 2500 और मरम्मत पर 150 खर्च किया, तो इसका टोटल क्रय मूल्य देख लीजिए। 150 खर्च किया तो 0, और यहाँ पे हो गया आपका 2500 था। ठीक है, 2500 था और 150 इसको जोड़ लीजिएगा, 2500 और 150, तो कितना हो गया? 0 5 5 1 6 26 50। ठीक है, कितना हो जाएगा? 26 50 हो जाएगा। तो खर्च करके उसे 3000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 3000 बेचा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया 26 50। ठीक है, अब बेचा कितने में? 3000 में बेच दिया। तो उस सौदे पर लाभ या हानि क्या हुआ? ठीक है, तो सौदा पर यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 3000 में से 2650 घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा B 350। 2√7 और -√3 किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थांश देखने के लिए हमें अंक की जरूरी नहीं रहता है, हमें सिर्फ चिन्ह की जरूरी होती है। ठीक है, तो ये 2√7 किस में है? प्लस में है, यानी प्लस हो गया x, और √3 किस में है? माइनस में, तो माइनस, यानी प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होगा ये आपको पता करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे आपको बताया था, क्या बताया था? देखिए, चतुर्थांश याद कर लीजिएगा। ये क्षेत्र होता है प्रथम, ये क्षेत्र होता है द्वितीय, यह क्षेत्र होता है तृतीय, और यह होता है चतुर्थ। चिन्ह है। अब देखिए ऊपर क्या होता है? तो y होता है, y है मतलब ये प्लस होता है, और नीचे y डैश होता है, y डैश मतलब ये माइनस होता है। ये x होता है, x मतलब ये प्लस में जाएगा, और ये x डैश होता है, यानी ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो आपको प्रथम चतुर्थांश में क्या रहेगा? तो चतुर्थांश जब भी लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं, तो x वाला प्रथम चतुर्थांश में ये x है, x का साइन क्या है? प्लस, और y है बाद में y का साइन भी प्लस, यानी अगर प्लस प्लस दोनों दिया हुआ है तो वो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश की बात करेंगे तो ये है आपका x, ये किस में है? माइनस, और ये है आपका y, ये किस में है? प्लस, यानी माइनस और प्लस होगा तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इधर, तो इसमें x का पहले लेंगे तो x का माइनस है, और ये लेंगे इधर y, तो y का माइनस है। ठीक है, तो x भी माइनस y भी, यानी माइनस माइनस लेंगे तो किस चतुर्थांश में जाएगा? तृतीय में जाएगा। और चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे अगर चौथा की बात करेंगे तो चौथा में x आपका क्या चीज़ है बताइए? प्लस है, और y क्या चीज़ आपका? माइनस है, यानी प्लस माइनस की बात करेंगे तो ये आपका चतुर्थांश में होगा। तो आपका देखिए यहाँ पे दिया था 2√7, यानी प्लस में है और माइनस, यानी प्लस और माइनस आपको देखना है, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आया? देखिए चतुर्थ में है, इसलिए यह चतुर्थांश में स्थित है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बना लीजिएगा इसी तरह से। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में दोनों माइनस होता है, और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो हमारा 2√7 और -3 पूछ रहा था, तो इसमें क्या था? चिन्ह केवल देखना है हमको। ठीक है, तो प्लस और माइनस बन रहा था, प्लस और माइनस चतुर्थ में, से राइट आंसर चतुर्थांश में स्थित है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, जरूर देख लीजिएगा। बाकी अब त्रिकोणमिति सेक्शन के लिए चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्रश्न आए थे आकलन में, उसी आकलन के आधार पर हमने यहाँ पे कुछ आपको प्रैक्टिस सेट में बना दिया है, तो आप सभी यहाँ पे अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 sec स्क्वायर थीटा -7 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 7, 8, 9 या कोई नहीं, क्या होगा बताना है आपको। ठीक है,
देखिए 7 सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 रुपया वाला फॉर्मूला याद रख लीजिएगा त्रिकोणमिति का, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो 1 रुपया प्रश्न में क्या होता है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है देखिए 1। दूसरा का होता है क्या चीज़, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। तो 1 वाले को देख लीजिएगा, जिसमें ये तीनों से विशेष करके आप ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में प्रश्न, ठीक है। तो अब देखिए 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 टेन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। दोनों में 7 कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बच गया, तो इसमें बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसमें क्या बच गया, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो 7 इंटू 1 बराबर 7, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। 7 किस में है, तो 7A में है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर थीटा बराबर 1, 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 टेन स्क्वायर, 7 सेक स्क्वायर थीटा 7 गुने 1, यहाँ पर 7 आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब देखिएगा अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता को भी आप सभी को पढ़ के जाना है। प्रायिकता से कुछ प्रश्न हो सकते हैं लेकिन इजी प्रश्न रहेंगे, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो एक पासा, तो सबसे पहले पासा आता है तो टोटल संख्या उसमें क्या होता है, तो पासा का जो गोटी होता है वो लिखा रहता है उसमें 1 2 3 4 5 6, यही 6 चीज़ आते हैं ना पासा में। तो पासा में कुल संभावना कितनी हो जाती है, पासा की जब भी बात किया जाएगा तो कुल संभावना इसका 6 होगा। कुल संभावना कितना होगा, 6 होगा। और बाकी घटना तो अलग अलग घटते रहती है। तो प्रायिकता कैसे निकाला जाता है, तो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो भी घटना है प्रायिकता बराबर होता है NE, जो घटना पूछा जा रहा है उसकी संख्या और नीचे होता है कुल संख्या, ठीक है। यदि पासा की बात किया जाए तो कुल संख्या यानी NS के जगह पर कुल संख्या हमेशा 6 लिखना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या, यहाँ पर घटना जो पूछ रहा है कि सम संख्या कै गो आएगा, ठीक है। तो पासा पर कौन कौन किस संख्या आता है आप देखते होंगे, लिखा हुआ रहता है, बिंदु के रूप में बैठा हुआ रहता है, यही रहता है ना। इसमें सम संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। तो अगर सम संख्या की बात करेगा तो आपके दिमाग में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी कुल घटना आपके दिमाग में क्या घटेगा, 3 गो। तो कुल घटना की संख्या 3 और टोटल पासा के लिए घटना कितना होता है, 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 किस में है, ए में है, तो ए इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए एनी जो घटना की संख्या है, सम संख्या बोल रहा था, सम संख्या आपके दिमाग में क्या वो घटना चलेगा, 2 4 6, यानी 3 गो चलेगा। NS क्या गो चलेगा, NS हमेशा जब पासा की बात करेगा तो 6 गो होगा। तो PE बराबर क्या होता है, NE बटा NS, 3/6 1/2 होता है, यानी P सम संख्या बराबर घटना की संभावना की संख्या बटे कुल संख्या 3/6 यानी 1/2 हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3y और 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2y का योगफल क्या होगा। ठीक है, योगफल की बात है, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, वो देखिएगा क्या होता है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3y, ठीक है। और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के सामने ही लिखेंगे, तो 5x स्क्वायर, एक्स को सामने लिखेंगे तो यहाँ पे 9x, और y के सामने लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 2y, यही है ना। अब इसको जोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर ग्रुप का है तो एक्स स्क्वायर रह गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स का ग्रुप है तो एक्स लिख देंगे, और कितना है 7 9 16, तो 16 एक्स हो जाएगा। फिर y का ग्रुप है तो y लिख देंगे और अंक जोड़ेंगे 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी 6x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 5y हो जाएगा। ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 5y इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको जोड़ करके बनाया हुआ है, राइट आंसर इसका यही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है √2401/324 का वैल्यू क्या होगा। प्रश्न इस प्रकार का रहेगा आपका। ठीक है, वर्गमूल वाले सेक्शन को भी आप लोग देख के जाइएगा, चाहे 1 से 5 के शिक्षक हो चाहे 6 से 8 के शिक्षक हो। आपका जो सिलेबस दिया वो हमने कंप्लीट कर दिया 1 से 5 का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ बढ़ चढ़ के आए, कुछ अच्छे अंक लाना है आपको, तो कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ के आप जा सकते हैं। तो ये वर्गमूल सब छोटे छोटे चीज़ है जिसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो 2401 किसका वर्गमूल होता है, अगर आपको याद होगा तो 2401 49 का होता है, और 324 किसका होता है, 18 का होता है। और नहीं तो वर्गमूल निकालिएगा तो आपको इतना ही आंसर आएगा 49/18। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 49/18। इसलिए वर्गमूल को याद रखिएगा तो आप बहुत जल्द किसी चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, और ये क्या है बताइए, वाह्य कोण है। ये कौन सा कोण है, वाह्य कोण है। ठीक है, ये क्या है आपका, वाह्य कोण है। क्लियर। तो देखिए याद रखिएगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है कि वाह्य कोण क्या होता है, अंतः कोणों का योगफल होता है। वाह्य कोण क्या होता है, तो उसके अंदर अभिमुख अंतः कोण, उसके सामने का कोण, तो इसके सामने सी के सामने दो को पड़ेगा, ए और बी। तो ये बाहर वाला कोण किसके बराबर होता है, तो उसके सामने अंतः कोण, सामने जैसे ए का सामने की बात करेंगे तो बी और सी लेंगे, अगर सी के सामने की बात करेंगे तो बी और लेंगे, बी के सामने की बात करेंगे तो ए और सी लेंगे, उसको छोड़ के अंदर का जो कोण होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिएगा, 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। सूत्र क्या होता है कि वाह्य कोण, ये बाहर कोण बन रहा है, ये अंदर कोण होता है, ये बाहर कोण। वाह्य कोण जो होता है अपने अभिमुख दोनों अंतः कोण का योगफल होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो 135 डिग्री हो जाएगा। 135 देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी हमने लिख दिया है कि वाह्य कोण अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है, इसलिए x बराबर कोण a प्लस कोण b, 90 प्लस 45 135 डिग्री, राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला अगला है y का मान बताना है, y का मान बताना है। ठीक है, y का मान बताना है आपको। तो देखिए इधर से देखेंगे तो ये क्रॉस तिरछे चिन्ह द्वारा काटा गया है, तो इसमें आप देखिएगा तो ये चिन्ह जो आपको मिल रहा है ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर आप देख रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है, और ये y है निकालना। तो एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है आपको पता होगा, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो 180 डिग्री का बनता है, यानी क्या होगा, तो y प्लस 60 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री को बॉर्डर पार करेंगे, बराबर मतलब बॉर्डर होता है, तो 60 डिग्री पार करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री किस में है, सी में है, राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण कहलाता है, आपको बताना है 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, सरल कोण किसको कहते हैं, 180 डिग्री सीधा 180। प्रतिवर्ती कोण जो 180 से ऊपर 360 के कम हो, न्यून कोण जो 90 से कम हो, संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री का कोण जो पूरा एक राउंड घूम जाए वो संपूर्ण कोण होता है। तो 360 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा, राइट आंसर डी, संपूर्ण कोण कहलाएगा। ठीक है, एक समकोण का मान होता है, देखिए ये झारखंड टेट में पूछा था, एक समकोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक समकोण देखिए एकदम सीधा हो गया, परपेंडिकुलर होता है, इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो एक समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। एक समकोण का आधा कितना होता है, आपको बताना है कि एक समकोण का आधा कितना होता है। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। समकोण मतलब हम समझते हैं 90 डिग्री, उसका आधा क्या होगा, तो 90 डिग्री का आधा यानी बट्टा 2 कीजिएगा, तो कितना आएगा बताइए, 45 डिग्री। तो एक समकोण का आधा कितना होगा, 45 डिग्री आया, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, क्लियर किया हुआ है एक समकोण का, देखिए दिया हुआ है ना, तो इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग ये जो है आपका त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या और वृत्त का ये व्यास जो एक दूसरे के केंद्र से पार होता है वो व्यास होता है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, वृत्त का त्रिज्या और व्यास में क्या सूत्र होता है, तो r बराबर होता है देखिए d/2, r बराबर क्या होता है, d/2 यही होता है। या हम कहेंगे d जब निकालना होगा तो d बराबर क्या हो जाएगा, 2r, यही दो होता है, चाहे तो r बराबर d/2 स्टार्ट रखिए या d बराबर 2r स्टार्ट रखिए, किसी से बन जाएगा। तो यहाँ पर व्यास निकालना था, तो व्यास यानी d, तो d बराबर कितना हो गया, 2r, और 2 इंटू आर, आर कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 इंटू 28 यानी 56 सेंटीमीटर होगा। 56 सेंटीमीटर किस में है, तो 56 सेंटीमीटर ए में है, राइट आंसर इसका ये होगा, 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है आप सभी के लिए, आप सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, न कि इसका यहाँ पे जो है कि आपका हर टॉपिक हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो हर टॉपिक से मिक्स करके अब आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथ का नोट्स जो है, जो सिलेबस आया है उसके अनुसार जैसे आरटी किताब से पूरा बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, तो आप सभी इसमें देख लीजिएगा। अगला है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के चारों ओर एक परिक्रमा करने का माप बताइए।
ठीक है, 22 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। ठीक, एक वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। उस वृत्त के चारों ओर एक परिक्रमा, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया और यहीं से चलेंगे एक परिक्रमा, तो एक परिक्रमा करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, चाहे तो परिधि कहेंगे वृत्त की, या इसी को क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो वृत्त का परिमाप पूछे या परिधि पूछे, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो परिमाप या परिधि बराबर सूत्र याद रखना होगा आपको, क्या होता है 2πr। ठीक है, तो 2π के लिए कितना लीजिएगा 22/7 और इंटू आर। आर कितना है आपको देखिए 14 है, तो 14 हम ले लिए। 7 दूनी कितना हो गया बताइए 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। ठीक है, यानी 88 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, क्लियर किया हुआ है। ठीक है, क्लियर किया हुआ है, क्लियर है। चलिए आगे, 3140 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 होगा, 30 होगा, 300 होगा, 3000 होगा। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है 3140, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। 3140 स्थानीय मान, स्थानीय मान मैंने स्थान देखना है, तो ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़े का स्थान है, ये हज़ार का स्थान है। ठीक है, तो जीरो में इकाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो में 1 से करेंगे जीरो, 4 में 10 से करेंगे, दहाई मतलब 10, तो 4 का स्थानीय मान 40, 1 को सैकड़ा से करेंगे तो ये सैकड़ा आएगा, 3 को इकाई दहाई सैकड़ा 1000 से करेंगे तो ये 1000 होगा, 3 है तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो याद रखिएगा 3140 में 3 का स्थानीय मान के लिए 3 लिखेंगे, इसके आगे 3 गो अंक है, तो 3 को आप ऑलरेडी जीरो बिठा के इस तरह से आप निकाल सकते हैं शॉर्ट में, नहीं तो बाकी ये हमने टेबल भी दिखा दिया, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डी आपका हो जा रहा है। ठीक है, 60271 में 0 का स्थानीय मान क्या है, 60271, 1 का स्थानीय मान 1, 7 का स्थानीय मान 7 और उसके आगे 1 अंक है तो 0, 2 का स्थानीय मान है 2 और ये 2 गो 0, 0 का स्थानीय मान 0 और इंटू 0 क्या वो लगाएगा तो 0 हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिए, यहाँ पे बनाया हुआ बाकी 1 के लिए 1, 7 दहाई पर है तो 7 हम 70, 2 सैकड़ा पर है तो 2 गुने 100, 0 1000 पर है तो 0 के साथ कितनों करोड़ों को गुना कर देगा तो होएगा 0। ठीक है, अगला प्रश्न है 99 का परवर्ती संख्या और 999 का परवर्ती संख्या का योगफल है, आपसे पूछा गया है। सबसे पहले इसमें 2 चीज़ का नाम जानना होगा आपको, एक होता है परवर्ती, ठीक है, और एक होता है पूर्ववर्ती। याद रखिएगा दोनों अलग अलग है। पूर्व मतलब पहले होता है, एकदम दिमाग रखिए पहले, तो पहले एक संख्या, उससे पहले एक संख्या को पूर्ववर्ती कहेगा। परवर्ती, पर माने होता है पश्चात या बाद, यानी उससे एक बाद आपको बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, अगर कोई बोल रहा है कि 9 का परवर्ती बताइए, परवर्ती, ठीक है, परवर्ती मैंने पश्चात या बाद, तो 9 + 1 10 होगा। अगर कोई बोला 9 का पूर्ववर्ती बताइए, तो 9 पूर्ववर्ती में 1 घटाया जाता है, 9 - 1 8। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, तो 99 का परवर्ती, परवर्ती में तो पश्चात या बाद, उसमें 1 जुड़ेगा तो 99 + 1 कितना हो गया 100। 999 का परवर्ती, परवर्ती मतलब उसके बाद जुड़ेगा, तो 999 + 1 बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया 1000। ठीक है, 1000 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए 1100 आएगा। राइट आंसर इसका 1100 हो जाएगा। 1100 किस में है, ए में है। बाकी देखिए आपको यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ है, ये सब किया हुआ है। ठीक है, आपको आवश्यकता नहीं है कि नहीं बनेगा ना। चलिए अगला प्रश्न है, अब ये आप लोग जल्दी से बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। 9 का परवर्ती संख्या कितना होगा 10, और 101 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले, तो 101 के पहले कितना होगा बताइए 100 का योगफल कितना है, योगफल यहाँ निकल गया 100 और 10, तो कितना हो गया 110। यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला, 1011 का पूर्ववर्ती संख्या है, आपसे पूछ दिया गया है। 1011 का पूर्ववर्ती संख्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 1009, 1010, 1008 या 1000 या कोई नहीं। ठीक है, तो पूर्ववर्ती में क्या किया जाता है, 1 घटाया जाता है, तो 10 से 11 में से 1 घटाइएगा तो 1 में से 1 गया 0, यानी कितना बच गया 10 10 बच गया, कितना बच गया 10 10। राइट आंसर किस में, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 1/3 का छायांकित चित्र है, इसमें कौन सा ऐसा भिन्न है जो 1/3 का छायांकित चित्र है। ठीक है,
देखिए ये छायांकित चित्र 1/3 लिखा हुआ, मतलब एक का मतलब है जो छाया किया हुआ भाग एक होगा और टोटल का एक होगा 3 होगा। तो ऐसा फिगर आपको इसमें से जज करना है, ठीक है। तो आप देखिए पहला फिगर को दे रहे टोटल कितना पार्ट है, 1 2 3, तो 3 हो गया और रंगीन किया हुआ एक है 1/3, तो ये भी 1/3 दर्शा रहा है। अगला बी को हम चेक करेंगे तो इसमें भी 1 2 3 फिगर है टोटल और ए को रंगा हुआ है, तो ये भी 1/3 को दर्शा रहा है। इसमें देखिएगा 3 को बिंदु है जिसमें ए को रंगा हुआ है, तो 1/3, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। 4 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है, 4 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है आपको बताना है। 4/1, 1/4, 1/6 कोई नहीं, ठीक है। 4 घंटा, सबसे पहले यहाँ पर 4 घंटा हो गया। एक दिन, तो अब एक दिन यहाँ पर लिख देंगे, एक दिन, ये तो कटेगा नहीं ना। तो अब हम क्या करेंगे, 4 घंटा था और नीचे एक दिन में कितना घंटा, अब याद रखिए एक दिन में कितना घंटा, तो 24 घंटा। देखिए दोनों घंटा हो गया, इसलिए 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 से 24, 1/6, यानी 1/6 भिन्न होगा। कितना होगा, 1/6। राइट आंसर सी 1/6 होगा। क्लियर। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो इस तरह से आप भिन्न निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 7 महीना एक वर्ष का कौन सा भिन्न है। 7/10, 8/12, 7/12 कोई नहीं, ठीक है। चलिए 7 महीना सबसे पहले भिन्न बताना, तो 7 महीना, महीना कर लिए, और एक वर्ष का, तो एक वर्ष लिख लिए। अब देखिए दोनों यूनिट एक ही होना चाहिए, तो इसको वर्ष में करेंगे या तो इसको महीना में करेंगे, ठीक है। तो वर्ष को महीना में बदलना आसान है, इसलिए महीना वर्ष वाले को महीना में कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा मेरा 7 महीना, ठीक है, 7 महीना। और एक वर्ष में कितना महीना बताइएगा आप लोग, तो एक वर्ष में 12 महीना, तो महीना महीना कट गया, यानी 7/12 भिन्न हो गया। 7/12 किस में, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए कन्वर्ट करके बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें असमान भिन्न है, अनलाइक फ्रैक्शन कौन है बताना है, ठीक है। 2/7, 3/8, 4/5, 1/2, 1/3, 1/4, 3/4, 5/7, 6/9 कौन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि असमान भिन्न का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो असमान भिन्न वैसे भिन्न को कहते हैं जिसमें हर जो होता है सबका अलग अलग होता है, हर सबका अलग अलग रहेगा। अगर हर एक ही जैसा सभी में रहे, जय को भिन्न रहे, सब में हर एक ही रहे, तो वो समान भिन्न होता है। लेकिन हर अगर अलग अलग रहे तो वो असमान भिन्न होता है, ठीक है। तो आप पहले में देखिएगा, तो इसमें हर सबका अलग अलग है, इसमें भी हर सबका अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है, यानी डी होगा, राइट आंसर डी सभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, वैसा भिन्न जिसमें हर अलग अलग होता है असमान भिन्न कहलाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी उसी पर है, जल्दी बताइएगा आप सभी को कि इसमें कौन असमान भिन्न का उदाहरण है। 3/4, 5/3, 7/9, 8, 9, 11 है, 9, 19, सबका देखिए हर अलग अलग है ना, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है, इसलिए असमान भिन्न है, ठीक है। हर अलग अलग है, तो असमान भिन्न का उदाहरण क्या है आपको यहाँ पे, ए भी असमान भिन्न है, बी भी है, सी भी है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर। यदि सभी भिन्न का हर अलग अलग हो तो उसको असमान भिन्न कहते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, आपको जो ये प्रैक्टिस सेट बनाया है ना, ये आपको जितना टॉपिक है सब टॉपिक को मिला के हम इसमें प्रश्न आपको करवा दिए हैं, ठीक है। यदि आप इसका डेली भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझिए कि आपको यहाँ से जो है बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और उसी को हम एक्सेप्ट करके हर बार आपको बताते भी चल रहे हैं, इसलिए आप लोग सभी को जुड़िएगा। डेली शाम को 7 बजे जुड़िए और यहाँ पे क्लासेस कीजिए, आपकी बहुत अच्छी क्लासेस रहेगी और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है, ए बी का नाम है, उत्तराखंड टेट में पूछा था, ए बी का नाम है, रेखाखंड है, किरण है, रेखा है, सभी है, ठीक है। तो ए बी क्या है, जिसे ए और बी दोनों का बिंदु दिया हुआ और 2 निश्चित बिंदु हैं, तो रेखाखंड में 2 निश्चित बिंदु होते हैं, इसलिए ये रेखाखंड में चला जाएगा, ठीक है। अगला है, सी डी एक है, रेखा, रेखाखंड या किरण या सभी, ठीक है। तो ये रेखा है, इसका कोई भी निश्चित बिंदु नहीं है, दोनों लाइन आगे की ओर बढ़ रहा है, ये रेखा का हो गया, ठीक है। ये रेखा हो गया, कोई भी निश्चित बिंदु नहीं है। जिसका एक निश्चित बिंदु से आगे की ओर बढ़ेगा उसको किरण कहेंगे, जिसका 2 को निश्चित बिंदु रहेगा उसको रेखाखंड कहेंगे। तो रेखा, रेखाखंड और किरण आपको जानना है। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पर आ गया, ये क्या है, एम एन क्या है, अभी आपने बताया था एक साइड, तो एम एन क्या है, रेखा है, रेखाखंड है, किरण है, कोई नहीं, तो ये
किरण हो गया, एक निश्चित बिंदु से आगे की ओर बढ़ेगा तो ये किरण हो गया। ठीक है, चलिए अगला है रेखाखंड की संख्या। इस फिगर में कै गो रेखाखंड है आपको बताना है, कितने रेखाखंड है बताना है। तो एक रेखाखंड ए बी है, एक रेखाखंड ए सी है, एक रेखाखंड बी सी है। ठीक है, यानी 3 रेखाखंड है, यानी एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 रेखाखंड होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सी 3 हो गया। ये यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, दी गई आकृति में रेखाखंड की संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी आप सभी को कमेंट कीजिएगा। 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, क्या होगा? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ए से। तो ए बी 1 हो गया, बी सी 2 हो गया, सी डी 3 हो गया, डी ई 4 हो गया, ई एफ 5 हो गया और एफ ए 6 हो गया, यानी इसमें 6 रेखाखंड है। क्लियर? चलिए अब देखिएगा अगला 78 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, 20 डिग्री, इसमें पूरक कौन 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 बनाएगा? इसमें पूरक कौन कौन बनाएगा आपको बताना है। ठीक है, पंजाब टेट 2014 में पूछ दिया था। ठीक है, इसमें पूरक कौन कौन बनाएगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिएगा पहला है ए और बी। चलिए ए और बी पूरक कौन बनाएंगे कि नहीं? ए और बी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 8 5 13, 7 6 13 और 1 14, 143 डिग्री। ये पूरक कोण नहीं बनाएगा। दो पूरक कोणों का योगफल कितना होता है बताइए? 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री दो गो कोण को जोड़ने पर आएगा तो वो पूरक कोण होगा, तो ये पूरक कोण नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, कोण बी और कोण सी बनाएगा कि नहीं चेक कीजिए। तो कोण बी 65 डिग्री और 70 डिग्री, तो जोड़िएगा 70 और 60 135 हो गया। इसका योग कितना आ रहा है बताइए? 135 आ रहा है, ये भी पूरक नहीं हुआ, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत है आपका। चलिए तीसरा देखिएगा, कोण सी और कोण डी। चलिए कोण सी और कोण डी को जोड़ते हैं तो सी है 70, डी है 20, 70 20 90, ये पूरा कोण बना रहा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 55 डिग्री का पूरक कोण होगा। आपको बताना कि 55 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा। देखिए हरियाणा टेट में पूछा है 35 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है, तब पूरक कोण का मतलब क्या होता है? दो कोणों का योगफल 90 होता है। तो एक को कोण दे दिया है तो दूसरा का कोण क्या होगा बताइए? तो 90 में से इसको घटा दीजिएगा, 90 में से 55 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया आपका 8, 8 में से 5 गया 3, यानी 35 डिग्री होगा। इसका पूरक कोण कितना होगा? 35 डिग्री, यानी 90 में से आप घटा करके जो बनाइएगा वो आपका पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12,349 में 12,349 में 1 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना है? एमपी टेट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, 12,349 में। क्लियर? तो 12,349 यही है ना, इसमें 1 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो 1 का स्थानीय मान 1 पर इसके आगे 4 गो अंक है तो 4 गो जीरो ले लीजिएगा। ठीक, और 2 का स्थानीय मान का योगफल तो प्लस 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 लिखेंगे और कै गो जीरो हो जाएगा? 1 2 3, 3 गो जीरो ले लीजिएगा। ठीक, योगफल के गुणनफल पूछा है आपसे। क्या पूछा? गुणनफल, तो इसको गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और उसके बाद कै गो जीरो हो जाएगा? तो इसमें 4 गो जीरो और इसमें 3 गो जीरो, तो जीरो कै गो हो गया? गुना करने पर 7 गो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 गो आ जाएगा। ठीक है, 7 गो, तो 2 पर 2 2 4 2 6 1 7, 2 पर 7 गो जीरो आएगा। 2 पर 7 गो जीरो किसी में दिख रहा है आपको? तो 2 पर 7 गो जीरो आपका रहा सी में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ अच्छा तरह से आपको बना दिए हैं, पीडीएफ भेज दिए हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं सभी को पीडीएफ चला गया है, सभी को पीडीएफ से बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और बाकी तो हम यहाँ पर वीडियो बना ही दिए हैं। जो नहीं जुड़े हैं उनको जल्दी जुड़ने की आवश्यकता है, ज़रूर जुड़ करके तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको हैंड रिटेन नोट्स कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा, जो कि आपको 100% आपकी गुणवत्ता पर आधारित है और जेसीईआरटी जैक की किताब पर आधारित है। बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं है, सब कुछ आपको किताब से, सबका चैप्टर नंबर बताया हुआ है। जब आप उसका पीडीएफ और वीडियो जब कंप्लीट क्लास करेंगे तब, ये तो प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए आपको ये सारा चीज़ आपको जेसीईआरटी जैक की किताब का है, आप ले करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 4 2 5, 3,425 में 4 का स्थानीय मान में 2 के स्थानीय मान से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा? सीजी टेट 2014 में पूछा था। 200, 2000, 20 या कोई नहीं। ठीक है, तो 3,425 में 4 का स्थानीय मान देखिए, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए आप लोग? 4 1 2, आगे 2 अंक है तो देखिए शॉर्ट में इसी बनाया जाता है, तो 2 गो जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है, और कितना पूछा? 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 लिखेंगे
और आगे एगो अंक है तो एगो जीरो ले लीजिएगा, ठीक। अब भाग देने पर भागफल क्या होगा, यानी भाग देना है तो 400 भागा मतलब क्या होता है बट्टा 20, एक जीरो कट गया और 2 से कितना बच गया 20, ठीक है। तो 20 हो रहा है, तो भाग देने पर भागफल कितना आपका आया 20 आया, तो राइट आंसर इसका 20 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर बनाया है 4 का स्थानीय मान देखिए 400 आया है, 2 का स्थानीय मान 20 आया है, भाग दीजिएगा 20 आएगा, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला है 605 का रोमन संख्या है, 605 का रोमन संख्या है, पंजाब टेट 2020 से पूछा था, DCV, DCC, DXXV या कोई नहीं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले 605 को हम लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। 605 को हम लिखेंगे सबसे पहले 500 प्लस 100 और प्लस 5, ठीक। 500 के लिए देखिए हमने इसको बहुत ही ट्रिकी में पढ़ाया है, 4 गो एक्सल और 3 गो CDM साबुन लेके आना, इस पर हमने पूरे क्लास को करवा दिया आपको, ठीक है। इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 50। कैसे हो रहा है देखिए, 1 से 5 में एक बार 5 से गुना होता है, एक बार 2 से होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो 5, फिर देखिए 2 से हुआ 10, फिर हुआ देखिए 5 से 50, फिर हुआ 2 से तो 100, फिर हुआ 5 से तो ये 500 और फिर हुआ 200 तो 1000। तो 500 के लिए क्या संकेत आया, D आया, तब 500 के लिए D लिखेंगे। 100 के लिए क्या संकेत आया, C आया, और फिर 5 के लिए क्या होगा, V आया, तो DC भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DC भी किस में है, A में है, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस देखिए रोमन क्लास को आप देख लीजिएगा ना, तो आपको यहाँ से 100% रोमन से जो भी प्रश्न आएगा वो आपको बन जाएगा, ठीक है। एक वृत्त जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 84, 88, 86 या 21, ठीक है। तो एक वृत्त होता है, देखते हैं एक वृत्त में छोर के दोनों बिंदु केंद्र से होकर जो गुजरता है वो क्या कहलाता है, व्यास। और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो व्यास यहाँ त्रिज्या पूछा है, तो व्यास का आधा, व्यास 42 है, उसका आधा यानी बट्टा 2 कीजिएगा 21, यानी उसका त्रिज्या 21 होगा, राइट आंसर D हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर बनाया हुआ सूत्र से कि D बराबर 2R होता है, और R बराबर कितना हो जाएगा, अगर D बराबर 2R हो रहा है तो R बराबर क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें, 44, 46, 48 या 52, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितना है बताइए, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि यानी एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि होता है आपका 2πr, 2 पाई का मान 22/7 और R भी आपका 7 है, 7 कट गया, यानी 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये प्रश्न आपके पास है, ज्यामिति और आकृति समझ से आपका है, क्लास 5 का एक्सरसाइज 1 में जाकर देख सकते हैं। सब कुछ देखिए आपको यहाँ पे जैसे RT किताब से ही बनाया गया है, बाहर का कुछ नहीं गया है, इसलिए आपको जैसे ही वीडियो मिले आप ये समझिएगा आपके लिए रामबन मेहनत करके बनाया गया है। आप यहाँ से JCRT जैक के किताब को पढ़ने के लिए, वहाँ से बने हुए नोट्स को देखने के लिए आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, और ज़रूर यहाँ से नोट्स लेकर के एग्जाम में जाने से पहले तक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर केवल आपको मैथ का चाहिए तो आप यहाँ से 100 रुपये में परचेज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार का त्रिभुज है आपको बताना है, ठीक है। समकोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, सभी है, ठीक है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है, तो 120 क्या है, 90 से अधिक है, तो 90 से अधिक है उसको हम लोग अधिक कोण कहेंगे, राइट आंसर B हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस अक्षर में समकोण बन रहा है आपको बताना है, L। तो L देखिए इस तरह से बन रहा है, यानी इस अक्षर में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, समकोण बन रहा है। F में भी देखिए समकोण बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। S में भी हर कोना पर समकोण बन रहा है, S यानी D, राइट आंसर D होगा, सभी होगा, ठीक है। चलिए अगला है, 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का परिमाप है, पंजाब टेट 2018, ठीक है। परिमाप बराबर क्या होता है बताइए, 30 आंसर होगा कि 32 होगा कि 34 होगा, 18 बताना। परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो A से शुरू करेंगे तो AB जाएंगे, तो AB तक 6 सेंटीमीटर होगा। फिर B से शुरू करेंगे तो C तक जाएंगे, C 3 सेंटीमीटर होगा। C से शुरू करेंगे तो D तक जाएंगे, D 6 सेंटीमीटर होगा। और फिर D से लेकर 1 तक जाएंगे तो वहाँ 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 6 3 9, 6 15 3 18, यानी आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसका D होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। परिमाप यानी क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी को जोड़ दिए, सभी को जोड़ कर देख लिए आप, ठीक है। चलिए अगला,
परिमाप है, इसका परिमाप बताना है आपको, ठीक है। इसमें तो कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। मान लीजिए आयत का परिमाप जानते हैं, त्रिभुज का इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा। अब इसे परिमाप के लिए आप क्या कीजिएगा, तो सभी भुजा को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जोड़िए यहाँ से, तो सी जहाँ से भी स्टार्ट कीजिए, आपको लगता है यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे ए से लेके, तो ए ई 2, और फिर इसके बाद ई डी कितना हो गया 5, फिर डी सी चलिएगा तो कितना हो गया 4, फिर सी बी चलिएगा तो कितना हो गया 5, और फिर बी ए चलिएगा तो कितना हो गया 2। पहुँच गए ए पर जहाँ से शुरू किए थे वहीं। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 2 5 7 4 11 5 16 और 2 18, ठीक है। 18 सेंटीमीटर हो रहा है, 18 सेंटीमीटर सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। परिमाप इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 75 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज का पहला कोण ए दिया हुआ है, एक कोण ए दिया हुआ है कितना 50 डिग्री, तीसरा कोण सी दिया हुआ है कितना दिया 75 डिग्री, और कोण बी पूछ रहा है कि क्या होगा एक से, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर त्रिभुज का गुण जानना होगा। त्रिभुज के गुण में यह कहता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, ठीक है। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, यानी 50 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब 50 और 75 कितना हो गया 125 डिग्री, प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब एक्स बराबर कितना हो जाए बताइए, तो 180 डिग्री, ये प्लस 125 है, बाउंड्री पार करेगा तो माइनस 125 डिग्री हो जाएगा। तो 125 और 50 55 और 5 125 और 50 75 और 5 80 55 डिग्री आ रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 55 डिग्री घटाने पर आएगा तो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बाकी सब बनाया हुआ है त्रिभुज के गुण से जिस तरह से बनाया जाता है, लेकिन आप इतना लंबा में नहीं जाएंगे, शुरू बार सीखना हो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए आप जल्दीबाजी से देख करके फिगर पर ही बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 37 35 से 30 बड़ी है, 30 बड़ी है, वह संख्या बताना है आपको, ठीक है। 3760, 37 65, 37 68 कोई नहीं, ठीक है। तो 37 35 से 30 बड़ा, तो उसमें 30 जोड़ के देख लीजिए। 37 35 से 30 बड़ा वह संख्या तो कितना हो गया 5 हो गया, 6 हो गया, 37 65, यानी वह संख्या कितना है 37 65 है। क्लियर। चलिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, आपको बताना है। 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100, 4 अंक की छोटी संख्या 1000, इस तरह से है। यानी 2 अंक कहेगा तो 1 लिखे 1 0, 3 अंक कहेगा तो 2 को 0, 4 अंक कहेगा तो 3 को 0, यही तो हम लोग याद करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 और कै को 0 होगा 3 को 0, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी क्या 1 और कै को 0 4 को 0 लिख लिए। उसका योग क्या होगा, योग मैंने जोड़ लिए 0 0 0 1 1, मतलब 11,000 आ रहा, ठीक है। 11,000 किस में है, तो यहाँ पर आगे देखिए 1 1 0 1 0 1 0 1 और 1, मतलब 11,000, ठीक है। 11,000 किस में है, यहाँ पर आपका बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से देखिए बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको बना के भी हम लोग दिखा दिया है। सब चीज़ क्लियर करके देते हैं जिससे किसी को पढ़ने में कोई सुविधा नहीं हो, सिर्फ आवश्यकता है यहाँ से नोट्स PDF लेकर के पढ़ लेने की, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है आपको बताना है। 324, 74, 154, 672 या सभी, ठीक है। अगर आपको भाग का नियम नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, 324 में भी 3 से भाग लगेगा, 74 में 154 में भी 3 से भाग लगेगा। ये भाग लगा के आप बार बार देखिएगा, उसके बाद बताइए, ठीक है। लेकिन ये नियम नहीं कहता, नियम कहता है कि आप इन सभी को जोड़िए, तो 3 2 5 और 4 9, 9 जो है 3 के फाड़ा आता है कि नहीं आता है, इसलिए यह 3 से विभाज्य है। अगला को जोड़ कर देखिए तो 7 4 11 1 12 और 5 17 4 21, 21 3 के फाड़ा में आता है कि नहीं आता है, ये भी 3 से विभाज्य है। अब इसको देखिएगा 6 7 13 2 15, 15 3 के फाड़ा में आता है कि नहीं आता है, ये भी 3 से विभाज्य है। यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से यहाँ पे देखिए बना के दिखा दिया गया है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में इसको बनाने का प्रयास करेंगे तभी जा करके आपको होगा। तो चलिए बताइएगा 3 से विभाजित संख्या इसमें कौन है, फटाफट देखिएगा। 5 2 7 1 8, 8 3 के फाड़ा में नहीं आता इसलिए विभाजित नहीं है। 7 6 13 2 15, 15 3 के फाड़ा में आता है इसलिए विभाज्य है। 8 1 9 और 1 10, 3 के फाड़ा में नहीं आता इसलिए विभाज्य नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दीबाजी में बना करके जोड़ करके आप देख लेंगे और क्लियर हो लेंगे, ठीक है। 10 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा या कोई नहीं, ठीक है। तो एलसीएम देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है भाग विधि द्वारा।
10, 15, 18 का जो हम लोग सबसे ज़्यादा इसी का यूज करते हैं हम सभी को। तो यहाँ पर निकालने पर कितना आ रहा है 90, इसलिए राइट आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है, 15, 30 और 45 का एलसीएम निकालिए। 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा। एलसीएम निकाला हुआ है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग सभी को। 15, 30, 45 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 30 और 15। ठीक, फिर 5 से दे रहे तो 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 30। ठीक, इसका क्या हो जाएगा तो 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30, 30 3 90। राइट आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर क्यूब, 16 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब, कोई नहीं। ठीक है, घन का आयतन बराबर क्या होता है आप बताइए। घन का आयतन बराबर क्या होता है तो भुजा का क्यू होता है। ठीक है, भुजा कितना है 2 सेंटीमीटर है, उसका हम क्यू करेंगे। 2 का क्यू मतलब 2 × 2 × 2 हो गया, और सेंटीमीटर क्यू मतलब सेंटीमीटर क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए बाकी नीचे बना हुआ है। एक घनाभ जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उस घनाभ का आयतन क्या होगा बताना है आपको। 15 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना है कि घनाभ का आयतन होता क्या है। तो घनाभ का आयतन बराबर देखिए होता है L × B × H। ठीक है, L × B × H। अब देखिए L कितना है तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 5 × 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर क्यूब सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, उस बेलन का आयतन क्या होगा। 462 सेंटीमीटर क्यूब, 616 सेंटीमीटर क्यूब, 482 सेंटीमीटर क्यूब, या कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम बेलन की बात करेंगे, तो एक बेलन का फिगर बना लेते हैं। ठीक है, बेलन का फिगर बना लिए हम ना, यहाँ पे बेलन का फिगर हो गया। इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब कहना चाहिए यहाँ बीच से इधर आधार की त्रिज्या कितना है आर, जिसको हम कहते हैं 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई ये हो गया, ये 3 सेंटीमीटर है। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का सूत्र देखिए होता है πr²h। ठीक है, चलिए πr²h होता है, तो पाई का मान हो गया 22/7, और r² मतलब r आपका 7 दिया है, तो 7 × 7 और गुने कितना हो गया h हो गया। ठीक है, एक 7 से एक 7 कट गया, 2 सते यहाँ पर हो गया। देखिए आप देखिएगा तो 2 सते 14 और 2 सते 14, 1 15, 154 × 3, तो हम हो गया 4 × 12, 5 × 15 और 1 16, और 1 3 3 और 1 4, यानी 462 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। 462 किस में है, ए में है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे सब बना हुआ है, देखिए इस तरह से क्लियर किया हुआ है, आप सभी बना के यहाँ पर क्लियर हो लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। 88 सेंटीमीटर क्यूब, 84 सेंटीमीटर क्यूब, 98 सेंटीमीटर, या कोई नहीं। ठीक है, चलिए बेलन की बात है, बेलन का हम यहाँ पर बना के देखेंगे। एक बेलन है, मान लीजिए इस तरह से एक बेलन हमने लिया है, यहाँ पे एक बेलन हो गया। ठीक है, ये बेलन है, इसके आधार की त्रिज्या मतलब ये कह ले ये 2 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब ये कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है πr² होता है। ठीक है, पाई का मान कितना है तो पाई का मान 22/7 होता है, इंटू r², r कितना है तो 2 × 2, और h कितना है 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, 88 सेंटीमीटर किस क्यू में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे प्रश्न है, कल्पना प्रतिदिन प्राय 1 घंटा 10 मिनट एवं शाम को 3 घंटा 20 मिनट पढ़ती है, तो बताइए कल्पना प्रतिदिन कितना समय पढ़ती है। 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट, या कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, कल्पना प्रतिदिन प्राय 1 घंटा 10 मिनट, कितना प्रातः में 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, 1 घंटा और 10 मिनट पढ़ती है। ठीक, और शाम को कितना 3 घंटा और 20 मिनट पढ़ती है। तो एक दिन में कितना पढ़ती है तो 10 और 20 30 मिनट हो गया। ठीक है, 30 मिनट हो गया, और 1 घंटा और 3 घंटा 4 घंटा, यानी 4 घंटा 20 मिनट वह पढ़ती है। ठीक है, 4 घंटा 20 मिनट किस में है 4 घंटा 30 मिनट हो गया, 3 और 1 4 और 20 10 30, 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट किस में है बी में है, तो राइट आंसर इसका बी होगा, 4 घंटा 30 मिनट होगा। क्लियर, चलिए बाकी यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है 4 घंटा 30 मिनट यहाँ भी किया हुआ है, कहीं कहीं 20 बोला गया है, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 30 होगा। ठीक, चलिए अगला देखिएगा, पूजा टीवी पर 35 मिनट कार्टून देखने एवं 30 मिनट टीवी पर गाना सुनती है।
अब पूजा कुल कितना समय टीवी पर समय देती है। ठीक है, 30 मिनट और 35 मिनट 65 मिनट हो गया। अब 65 मिनट को हम घंटा मिनट में लिखेंगे तो 60 मिनट और प्लस 5 मिनट होगा, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा 5 मिनट, ऐसे हम कह सकते हैं। ऑप्शन है 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, या सभी। तो 1 घंटा 5 मिनट इसका राइट आंसर हो गया, तो 1 घंटा 5 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त में कितनी सममिति रेखा होती है, 1, अनंत, 2 या 3। ठीक है, एक वृत्त है, इसमें कितनी सममिति रेखा होगी, तो इसके बाद सममिति मतलब बराबर माप का, तो ऐसे भी करेंगे तो बराबर होगा, ऐसे भी करेंगे तो बराबर कटेगा, ऐसे भी करेंगे तो बराबर कटेगा, ऐसे भी करेंगे तो बराबर कटेगा। तो बराबर माप पर जो रेखा कटती जाती है उसको लोग सममिति रेखा कहते हैं। तो इसकी रेखा अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। तो एक वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती है, तो अनंत होती है। ठीक है, कितनी होती है, अनंत होती है। एक समपंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है, एक समपंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है, 1, 2, 5 या 6। ठीक है, तो एक समपंचभुज है, समपंचभुज मतलब 5 को भुजा बराबर, तो जय को भुजा बराबर होगा उतना ही सममिति रेखा होगा। तो 5 को भुजा बराबर होगा तो उसमें 5 को सममिति रेखा होगा। समबाहु त्रिभुज में 3 को भुजा बराबर होगा तो 3 को सममिति रेखा होगा। वर्ग में 4 को भुजा बराबर होता है तो 4 सममिति रेखा होता है। तो सम पंचभुज, सम मने बराबर और पंच मने 5, पाँचों भुजा बराबर है, तो इसलिए 5 गो इसमें सममिति रेखा होगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक आयत में कितनी सममिति रेखा होगा बताइए। तो एक आयत में कौन सी, तो 2 भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा, लंबाई लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होता है आयत में। तो 2 को भुजा बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई भी बराबर होता है, चौड़ाई भी, 2 को भुजा बराबर होता है। तो इसका सममिति रेखा भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर बी यानी 2 सममिति रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड के चारों ओर कंटीले तार से घेराबंदी करनी है। रुपये 20 प्रति मीटर की दर से घेराबंदी करने की लागत कितनी होगी, 1200 रुपया, 1400 रुपया, 1600 रुपये या 1800 रुपये। ठीक है, देखिए 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। ठीक है, तो लंबाई कितना है, एक आयताकार भूखंड है, लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। ठीक, तो इसके कंटीले तार से घेराबंदी, तो एक बार जब घेराबंदी करेंगे, एक बार घेराबंदी करेंगे, ठीक है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा एक घेराबंदी करने में। तो एक घेराबंदी करने का मतलब इसका परिमाप निकाल लीजिएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो सभी भुजाओं का योग, तो ई 20 है तो ई भी 20 है, 20 20 40, और ई 15 है तो ई 15 है, तो 15 15 30, यानी 40 30 70 मीटर हो गया। एक बार बाड़ लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, ये 70 मीटर है। अब 1 मीटर का खर्च देख लीजिए कितना है, तो 20 रुपये प्रति मीटर। तो 1 मीटर का खर्च 20 रुपया है, और आपका ये जो पूरा जो आपको बाड़ करना है, एक बार जो आपको घेरा लगाना है, वो आपका कितना है कंटीले तार का, तो 70 मीटर है। तो 1 मीटर का खर्च जब 20 रुपया है तो 70 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 70 गुने 20 यानी 1400 रुपये हो जाएंगे। 1400 रुपये किसमें, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है।